All our dreams can come true if we have courage to pursue them. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I will discuss with one of the most important questions, that is Pitt's India Act 1784 in डिटेल. जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसके अंदर कई तरह के डिफेक्ट पाए गए थे. तो उसी डिफेक्ट की, उन्हीं कमियों को दूर करने के पर्पज से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था. तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डील करेंगे. तो इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाज आल्सो कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट. इसी एक्ट का दूसरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो डिफेक्ट, खामियां पाई जा रही थी, उन्हें दूर करने के पर्पज से लाया गया था. एंड दिस एक्ट रिजल्टेड इन ड्यूअल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कंपनी विद द फाइनल अथॉरिटी रेस्टिंग विद द गवर्नमेंट. ये जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये रहा था कि यहाँ पर जो कंपनी का जो कंट्रोल था वो डुअल कंट्रोल, वहाँ पे उसके अंदर डुअल मतलब दोहरा कंट्रोल, दोहरे नियंत्रण में उन्होंने स्थापित कर लिया. एक तरह से यदि आप देखेंगे तो ब्रिटिश पोजेशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और जो दूसरी तरफ से कंपनी थी, मतलब कुछ कंट्रोल ऐसा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया और कुछ कंट्रोल ऐसा था जो कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया. एंड दिस मीन्स वी कैन से दैट देयर वाज अ डुअल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया. तो यहाँ पे उनका एक तरह से दोहरा नियंत्रण स्थापित हो गया इस एक्ट के थ्रू. और ये वाला जो एक्ट है, दिस एक्ट कंटिन्यूड इन इफेक्ट टिल, कब तक रहा था? 1858. ये एक्ट जो मैंने आपको बताया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो लाया गया था, ये लगातार आप देखेंगे तो 1858 तक लगातार एग्जिस्टेंस में रहा. तो ये जो टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके हर एग्जामिनेशन के पॉइंट के से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो या फिर आपका लॉ का एग्जाम हो. और जैसा कि आपको मैंने नाम लिया पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों बोलते हैं इसे? दिस एक्ट इज नेम्ड आफ्टर द विलियम पिट, द यंगर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर व्हेन द एक्ट वाज पास्ड. तो ये वाला जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, उस समय हम ब्रिटेन के अंदर जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था विलियम पिट्स, और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था. तो दीज आर द सर्टेन इंट्रोडक्शन. नाउ कम टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. इस एक्ट के कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए? फॉर द पॉलिटिकल मैटर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड एंड फॉर द कमर्शियल अफेयर्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज अपॉइंटेड. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दोहरा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया. तो दोहरा नियंत्रण कैसे स्थापित किया? उन्होंने जो पॉलिटिकल मैटर्स थे, जो राजनीति से संबंधित मैटर्स थे, उनके लिए तो उन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, और उसके अलावा जो आपके कॉमर्शियल अफेयर्स के मैटर्स थे, उनके लिए वो सारी पावर किसके हाथ में दे दी गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में. तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब दोहरा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है. तो पॉलिटिकल मैटर्स वर गवर्न्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल विच वाज क्रिएटेड बाय दिस एक्ट, एंड द कॉमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज अपॉइंटेड. तो यदि आप कॉमर्शियल अफेयर्स की बात करते हैं तो उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की ली गई थी. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टुक केयर ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. यदि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैंने अभी आपको बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल करने के पर्पज से बनाया गया था, वो किस चीज़ की देखभाल करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल टुक केयर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. तो वो जो वहाँ पे जो सिविल या मिलिट्री अफेयर्स हुआ करते थे, जो पॉलिटिकल मैटर्स हुआ करते थे, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नियंत्रण किए जाते थे. और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके अंदर टोटल मिला के आप देखेंगे 6 लोग थे. 6 लोग कौन कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, नेक्स्ट वन इज चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, थर्ड, एंड इसके अलावा 4 प्रोविंस काउंसिलर के मेंबर हुआ करते थे. तो देयर वर टोटल 6 मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. क्या याद रखेंगे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, एंड द 4 प्राइवेट काउंसिलर्स. दीज वर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. In this dual system of the control, the company was dependent by the court of directors and the British government by the board of control.
तो ये जो दोहरा सिस्टम इन्होंने स्थापित करा, इसके अंदर जो कंपनी है वो तो रिप्रेजेंट कर रही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसको ले रही है अपने अंडर में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि कंपनी तो अपना कार्य कर रही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपना कार्य कर रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए। इस तरह से इनका दोहरा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है। The act mandates that all the civil and military officers disclose their property in India and the Britain within 2 months of their joining. इस एक्ट के अंदर ये भी प्रावधान डाला गया था कि जितने भी सिविल या मिलिट्री ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनको 2 महीने के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना होगा कि उनकी कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है। जैसे आज के टाइम में भी आपने सुना होगा कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज अपॉइंट की जाती है उनको प्रावधान रखा गया है कि उनको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। और ये आपको पता है कि लोकपालन लोकायुक्त एक्ट जब लाया गया था ये तब से हुआ था। तो इसी तरह से इस तरह का प्रावधान पहले भी रखा गया था। मैंने आपको क्या बताया, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर एक प्रावधान डाला गया था कि ये कहा गया था कि जितने भी सिविल या मिलिट्री ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे दे मस्ट डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी, उनको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देना होगा। कहाँ पर देना होगा, इंडिया के अंदर भी और ब्रिटेन के अंदर भी। और कब टाइम लिमिट रखेगी थी, 2 महीने की। तो जब वो अपनी ज्वाइनिंग लेंगे, ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। एंड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स। और आपको पता है कि इससे पहले जब पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आया था उससे पहले गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी, आपने उसमें जो जितने वाद मैंने आपको बताए थे, नंद कुमार का था या फिर कोसी जूरा केस बताया था या पटना केस बताया था, आपने उन केसेस में पढ़ा होगा। तो उस समय गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज 5, मतलब वहाँ पे एक गवर्नर जनरल और 4 काउंसिलर मेंबर्स हुआ करते थे। परंतु इस एक्ट के थ्रू, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए, इसके अंदर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी वो घटाकर 3 मेंबर की कर दी गई, जिनमें से जो 3 मेंबर मैंने आपको बताए हैं, तीनों में से एक गवर्नर जनरल, मतलब खुद एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था। तो वन ऑफ दीज 3 मेंबर्स वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन आर्मी। तो इनमें से एक मेंबर मैंने आपको कौन सा बताया, कमांडर इन चीफ होगा, जो ब्रिटिश क्राउन आर्मी का जो ब्रिटिश क्राउन होगा। तो ये वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इन्होंने घटा के पहले 5 जो होती थी आज वो 3 कर दी गई है। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, सिविल और जो मिलिट्री पावर्स जो ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट लेंगे उनको 2 महीने के अंदर अंदर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ देयर पोस्ट। नेक्स्ट प्रोविजन वाज द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम द सबऑर्डिनेट टू बंगाल प्रेसिडेंसी एंड इन इफेक्ट कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनको कलकत्ता बंगाल वाली जो प्रेसिडेंसी है उसके अंडर में रखा गया। ये कहा गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है दैट विल बी द सुपीरियर दैट ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे। एंड इसके अलावा जो कलकत्ता थी उसको राजधानी बना दिया गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। जब भारत में जब तक ब्रिटिश सरकार कार्य करेगी आपकी जो राजधानी है वो कलकत्ता रहेगी। और आपको भी पता है कि 1911 तक हमारे देश की जो राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी। और 1911 में जब दिल्ली में दरबार बिठाया गया था, जो जॉर्ज पंचम दिल्ली के अंदर आए थे, उसके बाद कलकत्ता से बदलकर राजधानी को दिल्ली को करा गया था। हाँ जी, ये तो मैंने आपको बताया इसके कुछ प्रोविजंस। नाउ कम टू सम साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके? दिस एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वाले एक्ट के वजह से कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी कंपनी की उनके बीच में डिस्टिंक्शन कर दिया गया, उनके बीच में डिफरेंस कर दिया गया। यदि आप देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट से पहले की बात, तो वहाँ पर कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी जितनी भी थी वो कंपनी के हाथ में हुआ करती थी। परंतु यहाँ पर जैसे ही इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट ये लेके आए वहाँ पर इन्होंने दोहरा नियंत्रण स्थापित कर दिया और वहाँ पर कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उन दोनों को उनके बीच में अंतर कर दिया गया। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया वाज यूज्ड। ये पहली बार था कि टर्म ब्रिटिश पोजेशन पहली बार इंडिया के अंदर यूज किया गया था। एंड द एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी एक्ट की वजह से, पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया था, वो डायरेक्ट उनके नियंत्रण में आ गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है
वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई थी केवल इस एक्ट की वजह से। एंड द कंपनी बिकेम सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनलाइक as in the previous regulating act 1773 where the government only sought to regulate the matters and not to take over। यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी जो थी वो सबॉर्डिनेट बन गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, मतलब अब जो कंपनी है उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। अब ये कहा गया है कि जो कंपनी काम करेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य कर रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कार्य करेगी। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे 1773 में, उस समय कंपनी अपने आप में सर्वे सर्वा हुआ करती थी और वहाँ पर उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। परंतु पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू यहाँ पे कंपनी का जो कंट्रोल था उसको समाप्त कर दिया और ये कह दिया कि अब कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कार्य करेगी। जहाँ पे क्या बताया इन्होंने, गवर्नमेंट ओनली सोट टू रेगुलेट द मैटर्स, वहाँ पे गवर्नमेंट ही केवल एक ऑल ओवर अथॉरिटी होगी जो मैटर को रेगुलेट करेगी। एंड दिस एक्ट एस्टेब्लिश द ब्रिटिश क्राउन्स अथॉरिटी। यहाँ पे इस एक्ट की वजह से जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी अथॉरिटी सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर वो पूरी तरह से उनका कंट्रोल डाल दिया गया। और यहाँ पे ये कह दिया गया कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है दे वर स्टिल ए मोनोपोली ऑफ द कंपनी। अभी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज वो आज भी कंपनी के हाथ में ही रहेगी, परंतु जो सिविल या मिलिट्री अथॉरिटी है वो अब किसके हाथ में आ गई है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट संभालेगी, उन मैटर्स को कंपनी नहीं देखेगी अब। तो दीज आर द सर्टेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। नाउ कम टू ड्रॉबैक्स। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ फीचर्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां भी पाई गई है, तो यहाँ पे इस वाले एक्ट के अंदर कोई कमियां भी थी। वो कौन सी कंपनियां थी यदि हम देखेंगे, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्ट। तो द एक्ट वाज डीम्ड अ फेलियर बिकॉज ऑफ देयर वाज नो क्लैरिटी ऑन द बाउंड्रीज बिटवीन द कंपनीज पावर एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटी। भाई जैसा आपने देखा कि 1773 का जब ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे, इन्होंने वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी उन्होंने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की भी स्थापना कर दी थी और दोनों की पावर के बीच में कोई क्लैरिटी नहीं डाली गई थी। देयर वाज नो बाउंड्री बिटवीन द लाइन, बाउंड्री लाइन वाज ड्रॉन बिटवीन द पावर्स ऑफ दीज टू। सुप्रीम कोर्ट की पावर कितनी होगी या गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की पावर कितनी होगी, उनकी जो पावर थी उनकी अथॉरिटी के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई थी, वहां पे उनको पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया। तो सिमिलरली यहाँ आप जब देखते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट जब ये लेके आए तो ये भी इसी वजह से फेल हुआ कि यहाँ पर जो कंपनी की पावर थी, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर तो कंपनी को पावर दे दी और जो सिविल या मिलिट्री मैटर्स थे उनके अंदर गवर्नमेंट की अथॉरिटी डाल दी, ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी डाल दी। परंतु आज भी इन्होंने कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं करी उनके बीच में। देयर वाज नो बाउंड्री ड्रॉन बिटवीन दिस द पावर्स ऑफ दिस टू। इनकी पावर्स के बीच में कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं करी एंड देयर वाज नो क्लैरिटी मेड बिटवीन द जुरिडिक्शन ओवर दिस टू मैटर्स। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार किसका कितना होगा, कौन कौन से मैटर तक डिस्कस करे, डील करेगा, मतलब कहने का मतलब वहां पर कोई भी उनके बीच में लाइन ड्रॉ नहीं की गई है, कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं की गई है, जिसकी वजह से वहां पे एक तरह से डाउट रहता था हमेशा। तो यही वजह थी कि ये वाला जो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, ये फेल हो गया था। एंड द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व टू मास्टर्स। अब इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि वहां पे गवर्नर जनरल के पास केवल एक मास्टर हुआ करता था जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, परंतु यहाँ हो क्या गया कि गवर्नर जनरल को अब 2 जनों के आदेशों का पालन करना होगा। किन किन का, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, यदि आपके मैटर्स कॉमर्शियल मैटर्स है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ से यदि सिविल या मिलिट्री मैटर्स है तो वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की पावर का उनको सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ पे जो गवर्नर जनरल है दे हैड टू सर्व द 2 मास्टर्स। अब उसके एक की जगह 2 मालिक हो गए हैं। अब दोनों के आदेशों का गवर्नर जनरल को आदेशों का पालन करना पड़ेगा। And there was no clear boundaries between the responsibilities of the board of control and the court of directors of the company। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, इन दोनों के बीच में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं ड्रॉ की गई है। ये नहीं बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कार्य करेगा, उसके कार्य कहाँ तक सीमित रहेंगे, इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कार्य कहाँ तक सीमित रहेंगे। देयर वॉज नो बाउंड्री ड्रॉन बिटवीन द पावर्स ऑफ दिस टू एंड द गवर्नर जनरल हैड टू टेक ऑन द स्पॉट डिसीजंस एक्सरसाइजिंग इन हिज डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे गवर्नर जनरल को पूरी तरह से स्पोर्ट पे, एट द मोमेंट पे उसको डिसीजन लेने पड़ते थे और उसको अपनी डिस्क्रिप्शनरी पावर का यूज करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये रिजल्ट फेल हो गया। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट, मेन इसका एक्ट का मेन परिणाम क्या रहा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जैसे कि मैंने आपको बताया पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी था। तो दिस एक्ट वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था
कि पिट्स इंडिया एक्ट, जिसका दूसरा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट था, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट इसलिए लाई थी क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई कमियां थी, और जिसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर दोहरा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। भी एक तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी तरफ से डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल, तो दोनों का दोहरा नियंत्रण इन्होंने स्थापित कर दिया। परंतु हुआ क्या कि ये दोनों जो एक्ट, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने जो दोहरा नियंत्रण इन्होंने स्थापित करा, दैट वाज आल्सो फेल्ड ड्यू टू द ड्रॉबैक्स। इसके अंदर भी कई ऐसी कमियां पाई गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर वर नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन दीज टू एक्ट, मतलब टू अथॉरिटीज। यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो पावर दी है और जो कंपनी के हाथ में जो पावर दी है, दोनों के बीच में कोई क्लियर बाउंड्री इन्होंने ड्रॉ नहीं करी। एंड दे, मतलब उनके जो डाउट्स थे वो आज भी बने हुए थे। एंड इट रिजल्ट इन डुअल कंट्रोल, और एक तरह से देखा जाए तो डुअल कंट्रोल तो इन्होंने कर ही दिया कि एक तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल आ गया और दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ गया। तो यहाँ पे डुअल कंट्रोल आ गया है। और इसके बाद जब आप देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट, ये जो एक्ट आया था इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल। जैसा सिग्निफिकेंस मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि इस एक्ट की वजह से एक डुअल कंट्रोल स्थापित कर दिया गया, दोहरा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। और ये जो दोहरा नियंत्रण इन्होंने स्थापित करा, ये लगातार 1858 तक, आपको पता कि 1857 की में हमारी क्रांति हुई थी, तो वहां पे 1858 तक ये लगातार चलते रहे, ये दोहरा कंट्रोल चलता रहा। एंड कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन। जो कंपनी की वो टेरिटरी जो ब्रिटिश के मतलब कंट्रोल में थी, उसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाने लगा था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ब्रिटिश पोजेशन इसको वहीं से नाम मिला था जब पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए थे। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर। और वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह से जो कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पूरा कंट्रोल था, वो कंपनी के अफेयर्स पर डाल दिया गया। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे जितने भी सिविल या मिलिट्री ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, उनको कंपनी, मतलब ब्रिटिश क्राउन को ये डिक्लेयर करना होगा कि उनकी कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है। दे मस्ट डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी बिफोर ज्वाइनिंग देयर पोस्ट। तो उनको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा विद इन 2 मंथ उन्हें देना पड़ेगा बिफोर देयर ज्वाइनिंग देयर पोस्ट। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। केवल नाम चेंज हुआ है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। एंड दैट वाज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ दिस एक्ट। यही रीजन था कि पिट्स इंडिया एक्ट पूरी तरह से फेल हो गया, ये भी सफल नहीं हो पाया। और ये 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने में असमर्थ रहा। So this was all about the Pitt's India Act. And if you have any doubt, then put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.